मत लीजिएगा हाँ एक बार के लिए, क्योंकि एकदम से एक छलांग आई हाँ, और वही मैं इंटरडे, देख रही हाँ हूँ। इंटरडे हाई क्रॉस हुआ, 22,124 तक गए हम अजदा। 22,126.8 है मेरे ख्याल से, 22,126.8 अब तक का प्रिवेलिंग ऑल टाइम हाई है। और अब हम 22,123 पर आ गए हैं, मतलब करीब करीब 3.8 पॉइंट्स दूर हैं सिर्फ। नीचे मैं टिकर टीम को बोला ऑल टाइम हाई निफ्टी पे, चलिए स्क्रीन निफ्टी पे ऑल टाइम हाई। प्लीज़ ज़रा इसको हटाइए एनएचपीसी नवाज को और मार्केट एट ऑल टाइम हाई लगाइए। और एक फ्रेश फीलिंग आ रही थी हजदा आज। मैं सुबह ब्रेकफास्ट, अभी ब्रेकफास्ट कर रहा था। हाँ। ब्रेकफास्ट करते करते, वैसे मैं नॉर्मली ब्रेकफास्ट करने के बाद एक नॉर्मली चाय के लिए जाता हूँ, लेकिन आज मुझे एक थोड़ी सी फीलिंग आई कि नहीं अभी ज़रा आज रुक जाता हूँ ज़रा सा, और एक बार ज़रा निफ्टी का ऑल टाइम हाई लग जाए उसके बाद ही फिर कुछ करेंगे। और देखिए अब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, अब हम उसके ऊपर टिक रहे हैं, मतलब ठीक है 22,130, 22,135 ये भी देखने को मिला है आपको। और आज एक नया माइलस्टोन है मार्केट में। और क्या बोलूँ मैं मतलब मुझे ना कई बार ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना लिखी होती हैं मार्केट में, जैसे कि आज लग रहा था कि मंडे ब्लू है या नहीं है, ऑल टाइम हाई आना है। यूएस मार्केट भी नहीं थी, यूएस मार्केट भी आज शाम को ट्रेड नहीं कर रही है, तो एक डोमेस्टिक कॉन्फिडेंस भी हाई होगा कि कुछ भी हो जाए कल आपको कोई ख़राब क्यों तो मिलना नहीं है। और भले ही सेटअप आपका ओवरबॉट था, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया। चलिए बधाई हो हमारे दर्शकों को, आपको, पूरी टीम को, क्योंकि एक मोमेंटम अच्छा खासा मार्केट में दिखा है और जिस लेवल का इंतजार था वो आ चुका। इस समय आई थिंक हमारे साथ हमारे जानकार भी जुड़ रहे हैं। एक सेकंड, नहीं लेकिन हजदा उससे पहले मैं एक चीज़ और कहना चाह रहा था आपको कि नए हाई से घबराए नहीं, नए हाई से बिल्कुल घबराना नहीं है, क्योंकि ये जो मार्केट है ये बहुत लोग सोचते हैं कि नया हाई लगा दिया अब इस पे ले तो या नहीं अब ले। और थोड़ी सी मुनाफा वसूली कर लें। देखिए मुनाफा वसूली ट्रेडर के लेवल पे करनी है, आपको कर ले, लेकिन ये हम इतिहास की सबसे बड़ी बुल मार्केट का हिस्सा है, ये आप समझ लीजिए। हमारे साथ नीलेश शाह जुड़ गए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। नीलेश भाई गुड मॉर्निंग। शानदार दिन मार्केट के लिए, ऑल टाइम हाई, और ये तो लगता है कि ऑल टाइम हाई लगते रहेंगे ये सिलसिला। अनुज भाई, जैसे आपने बताया कि ये प्रोबेबली हमारे इतिहास का सबसे बड़ा बुल मार्केट हम देख रहे हैं। एंड जैसा आपने एकदम सही फरमाया, ट्रेडर है आप तो प्रॉफिट बुक जरूर कीजिए, बट अगर आप इन्वेस्टर है तो ये $4 ट्रिलियन से हमारी जीडीपी की जो जर्नी आगे बढ़ने वाली है, किसी दिन हम जर्मनी जापान को ओवरटेक करते हुए 5 ट्रिलियन 6 ट्रिलियन पे पहुंचेंगे, किसी दिन ऑस्ट्रेलियन पे पहुंचेंगे, और हमारी आंखों के सामने हम दूसरे नंबर की इकोनॉमी की स्पर्धा करते हुए अपना गैप कम करते रहेंगे। तो निवेशकों से तो यही निवेदन है कि ये $4 ट्रिलियन से $24 ट्रिलियन या $25 ट्रिलियन की जर्नी है, उसके लिए निवेश करिए। उतार चढ़ाव आते रहेंगे, बट लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। बिल्कुल लंबी अवधि के लिए निवेश करिए। और 22,150 अब निफ्टी पर। नीलेश भाई एक अर्निंग सीजन देखा हमने, वो अर्निंग सीजन काफ़ी शानदार रहा, लेकिन एक जो मार्केट में कश्मकश बनी हुई है वो है लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप। क्योंकि निफ्टी भले ही लगातार नए हाइज लगा रहा हो, लेकिन फिर भी उस पेस पे निफ्टी नहीं चल रहा जिस पेस पर ब्रॉडर मार्केट चल रही है, मिड और स्मॉल कैप्स। यहाँ पर अब आपका क्या व्यू होगा इस समय? अनुज भाई, कभी कभी यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान आके बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके धुआंधार बैटिंग कर देते हैं। कभी कभी रविंद्र जाडेजा आके विकेटों ले लेता है, और कभी कभी विराट कोहली भले मैच के बाहर बैठा हो, पर जिस दिन आएगा उस दिन वो भी मैच जिताने में मदद करेगा। तो आपके पोर्टफोलियो में तो यशस्वी जायसवाल भी चाहिए, सरफराज खान भी चाहिए, रविंद्र जाडेजा भी चाहिए, और विराट कोहली एंड रोहित शर्मा भी चाहिए। ये नीलेश भाई की बहुत खास एक वो है, मतलब हर कोई नहीं इस तरीके से जोड़ सकता है क्रिकेट और मार्केट को। और इनफैक्ट मैं और नीलेश भाई जब भी बात करते हैं तो लोगों को यकीन कम होगा, भले ही मार्केट से ज़्यादा हम क्रिकेट की ज़्यादा बातें करते हैं वैसे। तो अगला अगला यशस्वी कौन है नीलेश भाई? क्योंकि यशस्वी ने तो अपनी जगह परमानेंट कर ली है, अब मार्केट पूछेगा कि अगला यशस्वी कौन है फिर। अनुज भाई, अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर लगते हैं जहां पे ग्रोथ काफी अच्छी रहेगी। एक टॉप डाउन कहे तो भारत की ग्रोथ दुनिया की ग्रोथ से आगे होगी। पहले हम दुनिया की ग्रोथ ट्रेन के डिब्बे थे, दुनिया चलती थी, हम चलते थे। अब हम दुनिया की ग्रोथ ट्रेन के इंजन बन गए हैं,
चाइना और अमेरिका के साथ। हम चलेंगे, दुनिया चलेगी। तो जो भी डोमेस्टिक फोकस्ड कंपनीज है, चाहे ऑटो हो, सीमेंट हो, रियल एस्टेट हो, थोड़ा सा कंज्यूमर स्पेस में बॉटम फिशिंग करने जैसा लगता है, वो लोग आने वाले समय में मार्केट को आउट परफॉर्म कर सकते हैं। अब नीलेश जी, ऑफ कोर्स हम देखते हैं यहाँ पर फाइनेंशियल स्टॉक्स में कितना दमखम है क्योंकि वेटेज उतना ही ज्यादा है, लेकिन बार बार वो लीडरशिप, जैसे अनुज भी पूछ रहे थे कि अगला वो लीडर क्या रहेगा। कैपिटल गुड्स की खूब चर्चा हुई थी, वहां से पार्टिसिपेशन बीच में आया भी, लेकिन एज ए सेक्टर क्या वहां पर आपको उतना दम दिख रहा है, या फिर जहां पर वेटेज ज्यादा है उसी की तरफ रुझान लोगों का ज्यादा रहेगा, बी इट फाइनेंशियल्स? फाइनेंशियल्स में भी आपको काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा, बिकॉज अभी समय कुछ टाइट लिक्विडिटी का है। जिन बैंक्स में, एनबीएफसीज में रिटेल डिपॉजिट या लो कॉस्ट डिपॉजिट मोबिलाइज करने की शक्ति है, उनको मार्केट ज्यादा रिटर्न देगा। आजकल कोई भी बैंक, एनबीएफसी हो, बेरिंग सम नोटेबल एक्सेप्शन, उनकी सबकी असेट साइड एक जैसी हो गई है। एनपीएस बहुत कम है, खतरा बहुत कंट्रोल में है, फुल्ली प्रोवाइडेड फॉर है। तो उसके सामने जो डिपॉजिट मोबिलाइज कर पाएंगे लो कॉस्ट पे, उन बैंक्स को ज्यादा मार्केट सराहेगा या रिटर्न देगा। बिल्कुल। अच्छा नीलेश भाई, एक चीज़ और मार्केट में इस समय एक सबसे ज़्यादा पैसा बन रहा है आजकल पीएसयूज़ में, क्योंकि एक शायद लोगों को लग रहा था कि बहुत लोगों को लग रहा था कि ये अंडर ओन्ड स्पेस है, कोई टच ही नहीं करना चाहता, लेकिन क्या वो बड़ी ट्रेड वहाँ प्ले आउट हो चुकी है या अभी भी आपको लगता है कि पीएसयू सेंट्रिक पोर्टफोलियो अच्छा पैसा बना के दे सकता है? सो अगेन अनुज भाई, ये एकदम उचित कंपैरिजन नहीं है, बट मैं फिर भी हिम्मत करके पेश करता हूँ। जब वालिया जैसा बैंडिट वाल्मीकि बनता है तो रामायण का सर्जन होता है। पीएसयू बैंक बहुत ही इग्नोर्ड स्पेस थे, बहुत ही सस्ते थे, वहां से उनका बहुत अच्छा परफॉर्मेंस निकला, बिकॉज बेसिक परफॉर्मेंस इंप्रूव हो गया। जैसे मैंने पहले बताया, पीएसयू बैंक की बैलेंस शीट की असेट साइड के ऊपर लोगों को हमेशा शंका रहती थी। आज वहां पे किसी को कोई डाउट नहीं है, उनकी बैलेंस शीट प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बैलेंस शीट जितनी ही साफ है। अब ये जो वालिया से वाल्मीकि की जर्नी थी, वो पीएसयू बैंक में हो चुकी है, या ज्यादातर पीएसयूज में हो चुकी है। अब यहाँ से रामायण तो अलग अलग पुनरावर्तन होता रहा है। संत तुलसीदास जी ने भी अपना रामायण लिखा, वो भी बहुत ही अच्छा था। बट जो एक जर्नी वालिया से वाल्मीकि थी, वो पीएसयू में पूरी हो गई। अब रामायण पढ़ेंगे तो आपको आनंद तो जरूर ही आएगा, हर बार पढ़ेंगे कुछ नया सीखेंगे, बट जो पहली बार बना उसकी जितनी गुंजाइश शायद अब नहीं है। जैसा मैंने पहले कहा है, ये बहुत उचित उदाहरण नहीं है, बट थोड़े में ज्यादा समझ लेना। हाँ बिल्कुल, बहुत शानदार एग्जांपल दिया आपने नीलेश भाई, थैंक यू सो मच। इनफैक्ट मैं जब अभी प्राण प्रतिष्ठा के लिए गया था अयोध्या, तो मैंने रामानंद सागर की रामायण दोबारा देखी पूरी, मतलब तो उसमें सबसे पहले यही बताया गया था। आपको पता है सबसे पहले वाल्मीकि ने लिखी रामायण, लेकिन वाल्मीकि ने लिखी थी वो संस्कृत में। जी हाँ। अब ऑब्वियसली बहुत लोगों को संस्कृत समझ में आती नहीं है। उसके बाद उसका अनुवाद हर्षदा ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में हुआ। और रामचरितमानस जब तुलसीदास ने लिखी थी, उससे पहले बहुत लोगों ने उसका अनुवाद किया था अलग अलग भाषाओं में, ठीक है। लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा रीच हुई जब वो रामचरितमानस लिखी गई थी, क्योंकि ऑब्वियसली वो जो एक हिंदी लैंग्वेज में, अवधी लैंग्वेज में उसमें लिखी गई, वो ज़्यादातर लोगों को समझ में आती थी इसके लिए। लेकिन एग्जाम्पल अच्छा दिया उन्होंने। हमारे साथ शायद प्रकाश दीवान भी जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग। न्यू हाई, क्या स्ट्रैटेजी होगी इस समय, क्या एडवाइस होगी इस समय आपकी? गुड मॉर्निंग अनुज। स्ट्रैटेजी में तो देखिए, ये जो नई ऊंचाइयों पे जब हम पहुंचते हैं तो एक चीज साफ जाहिर होती कि जो थीसिस, इन्वेस्टमेंट थीसिस आपका है, जो जिस पे आप काम कर रहे हो, वो चल रहा है, यानी उससे डेविएट नहीं होना, उससे कोई राह पे नहीं जाना। बजट के बाद भी हम लोग ने ये कहा था इन्वेस्टमेंट थीसिस सेम रहेगा, कंटिन्यूड रहेगा। और अब जो इंटरेस्टिंग चीज हो रही है
कि कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी भी कोशिश कर रहा है पार्टिसिपेट करने की, यानी बैंकिंग अगर एज ए पैक पार्टिसिपेट करता है तो, और रिलायंस और इस टाइप की जो हैवी वेट्स की भी परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहती है, तो निफ्टी की तो नई ऊंचाइयां बनती रहेंगी मेरे हिसाब से। 22,000 प्लस पे भी जो एस्टिमेट्स हैं अगले साल के, उसके हिसाब से निफ्टी अब 20 के मल्टीपल पे अवेलेबल है, 19-20 के, सो विच इज नॉट वेरी एक्सपेंसिव, तो सस्टेनेबल भी रह सकता है। बट मेन चीज आपको ये देखनी है कि आपके पोर्टफोलियो में, जो लास्ट टाइम मैंने कहा था कि आपने कितना हैवी वेट्स या लार्ज कैप्स का वेटेज बढ़ाया है, वो अगर नहीं बढ़ाया तो अभी भी बढ़ाइए और स्ट्रैटेजी अपनी थोड़ी सी रिवाइज करिए, मिड कैप से हल्का होके या स्मॉल कैप माइक्रो कैप से हल्का होके थोड़ा सा लार्ज कैप की तरफ झुकाव रखना मेरे ख्याल से अब बहुत क्लियर मार्केट इंडिकेशन दे रहा है। लेकिन प्रकाश, गुड मॉर्निंग एंड कंग्रेचुलेशंस ऑन द न्यू हाई। आपका रुझान किन सेक्टर स्टॉक्स में ज्यादा रहेगा अगर आप हैवीवेट्स की तरफ भी ज्यादा लीन इन कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग, आपको भी बधाई हो अर्चना नई ऊंचाइयों पे खास साक्षी बनने का। और मेरे हिसाब से जो हैवीवेट्स में, जो लार्ज कैप्स में जो सेक्टर रोटेशन दिख रहा है, उसमें आपको बैंकिंग में अभी भी मेरे ख्याल से पार्टिसिपेशन ब्रॉड बेस होता हुआ दिखेगा। अभी तो हमने सिर्फ एसबीआई को चलते हुए देखा है, अभी तो आईसीआईसीआई, एक्सिस और फिर पीएसयू बैंक्स में कैनरा बैंक, बीओबी को पार्टिसिपेट करते हुए पूरी तरह से नहीं देखा है, तो ये वहाँ गुंजाइश है। और बैंकिंग एज अ पैक 35% की वेटेज जो रखता है, उसकी वजह से ऐसे ही निफ्टी में वो रहेगा। और अभी जो चीजें नहीं चली, फार्मा फॉर एग्जांपल है, या कुछ हद तक कंजम्पशन के जो एफएमसीजी के जो नाम हैं, वहाँ पे आपको मुझे लगता है रुझान पॉजिटिव लार्ज कैप में दिखेगा। HUL टाइप जो कंपनीज नहीं चली, आईटीसी भी देखिए न्यूज की वजह से गिरा, लेकिन वापस एक बाउंस बैक या बाइंग उसमें दिख रही है। सो आई थिंक ये सेक्टर अंडर रिप्रेजेंटेड हैं ज्यादातर पोर्टफोलियोज में। केमिकल्स, फार्मा, नॉट इन दैट स्पेसिफिक ऑर्डर, बट केमिकल्स, फार्मा, बैंकिंग और एफएमसीजी, तो इसमें वो आपको अभी भी मेरे ख्याल से पॉजिटिव रुझान स्पेशली लार्ज कैप्स में दिखना शुरू हो जाएगा। रुझान क्लियरली लार्ज कैप्स पर रखें और कई सारे आपको मौके मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए प्रकाश, आपका भी। तो व्यू पर्सपेक्टिव तो यही है कि अभी भी पैसा लार्ज कैप्स में बनता हुआ दिखाई देगा। एंड पिछले हफ्ते जैसे हम बात कर रहे थे, यू आर नॉट आउट टिल यू आर कंप्लीटली आउट। बैंक्स पर भी अभी भी काफी ज्यादा भरोसा। हर्षिता, एक चीज़ देखिए, मार्केट एट लाइफ टाइम हाई एट ए टाइम जब HDFC बैंक 52 वीक लोज बना रहा है। मतलब जो आप समझिए कि मार्केट का सबसे बड़ा स्टॉक परफॉर्म ही नहीं कर पा रहा है। आज ऑब्वियसली उसमें थोड़ी सी लोअर लेवल से रिकवरी है, लेकिन उसके बावजूद मार्केट ऑल टाइम हाई बना रहा है। अच्छा, मैं थोड़ा सा एक डिटूर ले रहा हूँ। मैं थोड़ा सा एक लोगों को भले लगे कि थोड़ी सी पर्सनल बात बोल रहा हूँ। कल ना शाम को मुझे बहुत तेज़ माइग्रेन था और मेरा एक मन ये बन रहा था कि मैं आराम से दवाई लेके सो जाता हूँ। कल सुबह थोड़ा सा मतलब कोशिश करता हूँ कि ऑफिस ना जाऊँ फिर, लेकिन समहाउ मेरे को एक ये आया कि नहीं, कल ऑल टाइम हाई लगेगा। और मैं एक चीज़ आपको बता रहा हूँ, मतलब 2003 में मैंने ज्वाइन किया था बिजनेस टेलीविज़न, तब से मैं लगातार इसी का हिस्सा रहा हूँ। जी हाँ। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मार्केट में ऑल टाइम हाई लगा और मैंने वो मतलब मैं उस सीट पे ना रहा हूँ। मतलब समहाउ एक भगवान की कृपा रही है, जो मर्जी मान लीजिए आप इसको, कि ना तो मैं उस दिन छुट्टी पे रहा हूँ, ना मैं कोई ऐसा ही कि जल्दी चला गया हूँ। कुछ ना कुछ रहा है कि मैं उस समय पे उस सीट पर रहा हूँ। मैं स्क्रीन पर रहा हूँ। तो हर हाई, चाहे वो निफ्टी का 10,000 का माइलस्टोन रहा हो, चाहे 20,000 का माइलस्टोन, चाहे ऑल टाइम हाई, आज एक फीलिंग आ रही थी सुबह कि नहीं, आज ऑल टाइम हाई लगेगा। वैसे तो खैर ये फ्राइडे को ही आ जाना चाहिए था। फ्राइडे को बस लास्ट के एक घंटे में थोड़ा सा हमको फिर से बैंक निफ्टी ने परेशान कर दिया था। अब यहाँ पर इशू क्या है कि ये तो बैंक्स नहीं चलने के बाद मार्केट ने इतना बड़ा हाई लगाया है। सपोज करिए बैंक्स भी चलने लग गए तो HDFC बैंक अब तक चला नहीं है, उसकी पूरी मीम फैक्ट्री बन चुकी है। अगर उसने चलना शुरू कर दिया तो फिर क्या होगा? मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में अभी भी 2000 पॉइंट दूर है ऑल टाइम हाई से। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई कितना था? 48,000 समथिंग था मेरे ख्याल से। मैं एक बार क्विकली चेक कर लेता हूँ मेरी स्क्रीन पर। जैसे एक बार जरा, हाँ, निफ्टी बैंक का ऑल टाइम हाई था करीब 48,636 और अभी हम हैं कितना, एक बार जरा वापस बैंक निफ्टी ले आइए, 46,619। एग्जैक्टली 2000 पॉइंट दूर है अभी हम बैंक निफ्टी। 2000 पॉइंट मतलब इस लेवल पे 4% हो गया। 4% छोटा नहीं होता। तो बैंक निफ्टी अभी चला नहीं है, उसके बावजूद निफ्टी इतना चल गया। और एक जो चीज़ आपने पूछी थी ना, लार्ज कैप वर्सेस मिड कैप एंड स्मॉल कैप, इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस समय लार्ज कैप में ज़्यादा रिस्क रिवॉर्ड फेवर में आपके वर्सेस मिड कैप एंड स्मॉल कैप। लेकिन ये चीज़ 6 महीने से चल रही है। 6 महीने से हर कोई बोल रहा है कि अब लार्ज कैप चलेंगे, अब लार्ज कैप चलेंगे, अब मिड कैप में पैसा नहीं बनेगा और वहाँ से मिड कैप और चलें। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कंप्लीटली इग्नोर कर दें और वैल्यूएशन नाम को भूल ही जाएं।
ऑब्वियसली इस समय मनी पावर है जो मिड कैप और स्मॉल कैप को ड्राइव कर रही है, लेकिन लार्ज कैप अभी भी एक्सपेंसिव नहीं है। मैं वो रिपोर्ट पढ़ रहा था, अभी भी हम निफ्टी पर कितना, मेरे ख्याल से निफ्टी की ईपीएस के हिसाब से देखेंगे तो आई थिंक 19 टाइम पर ट्रेड कर रहे होंगे। पीक बनता है हमारा 23 टाइम्स पर निफ्टी में, तो अभी तो मेरे ख्याल से पीक से हम काफ़ी दूर हैं। पीक से काफ़ी दूर है, लेकिन पोटेंशियल और मोमेंटम के लिए कोई यहाँ पर सीमा नहीं है, आप वो कह सकते हैं। तो निफ्टी ऑफ कोर्स हमने देखा एक नई ऊंचाई इसने आज छुई, उसके बाद ऊपरी लेवल से कुछ कुछ मुनाफा वसूली हुई है, लेकिन मोमेंटम तेज़ी की तरफ जाहिर तौर पर बरकरार है और रुझान तेज़ी का ही कायम है।